नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज एक ऐसी खबर जो शायद आपने अभी तक पूरी तरह नहीं सुनी हो, लेकिन ये आपके मोबाइल फोन से जुड़े जोखिमों को बिल्कुल सीधे तौर पर टच करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर ईएमआई नहीं दी तो कर्जदार बैंकों के दबाव में आ जाते हैं या क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। लेकिन अब आरबीआई एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है जो कि काफी विवादित है और आपके फोन को आपके ना चुकाए गए ईएमआई के कारण रिमोट से लॉक किया जा सकता है। जी हाँ, ईएमआई ना चुकाने के कारण रिमोट से आपका फोन लॉक किया जा सकता है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। अब आरबीआई जो है इस समय विचार कर रही है कि ऐसी स्थिति में जब आपने अपनी ईएमआई नहीं चुकाई हो, लोन देने वालों को अधिकार मिले कि वो आपका मोबाइल फोन दूर से लॉक कर सके। अब ये कदम उन ग्राहकों के लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, विशेषकर मोबाइल फोन की अगर हम बात करें, इसको क्रेडिट पर खरीदते हैं और ईएमआई चुकाने में डिफॉल्ट हो जाता है इनसे। जी हाँ, प्रस्तावित बदलाव जो है फेयर प्रैक्टिसेस कोड में होंगे, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक की सहमति हो और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा हो। अब क्यों जरूरी है ये बदलाव? देश में छोटे मोटे कंज्यूमर उपकरणों पर क्रेडिट लेने वालों की संख्या बढ़ी है और साथ ही डिफॉल्ट की दरें भी ऊपर जा रही हैं। उदाहरण के लिए सीआरआईएफ हाई मार्क की रिपोर्ट अगर हम देखें, वो बताती है कि 1 लाख से छोटे के जो उपकरण है उनके लिए ईएमआई कर्जों में डिफॉल्ट की दर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी काफी ज्यादा है। बैंकों और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग वित्त संस्थाओं के लिए ये उपाय जो है कलेक्शन के लिए एक उपकरण बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस कदम से उपभोक्ता अधिकार, जी हां, कंज्यूमर राइट से जुड़ी चिंताएं अब उठ रही हैं। क्या इस तरह लॉकिंग से आपके फोन में मौजूद निजी डेटा सुरक्षित रहेगा? क्या ये उपाय अत्यधिक दबाव की स्थिति पैदा करेगा, खासकर उन लोगों पर जिनके पास सीमित विकल्प हो? आज का हमारा एजेंडा आरबीआई के इस प्रस्ताव की पूरी डिटेल्स, कैसे काम करेगा, किन परिस्थितियों में ये लागू होगा, ये समझना है। इसके संभावित लाभ और नुकसानों पर हम चर्चा करेंगे। क्या ग्राहकों के लिए कोई सुरक्षा उपाय होंगे, सहमति, डेटा प्राइवेसी, फोन खोलने की प्रक्रिया आदि। अंत में आपके लिए अब क्या आपको करना होगा? यदि आप ईएमआई पर फोन ले चुके हैं तो कैसे खुद को सुरक्षित रखें, इन पैमानों पर बातचीत होगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी से डॉक्टर मनोहर कामत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक वाजपेयी टेक एक्सपर्ट है और साथ ही सुधीर राव कंज्यूमर एडवोकेट। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। मनोहर सर, पहले आप ही के पास आएंगे क्योंकि मामला समझना चाहते हैं। अब जो है इसको फेयर प्रैक्टिसेस कोड के तहत लाने पर मंथन हो रहा है। पूरा प्रस्ताव ही है, अब तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन काफी क्रांतिकारी प्रस्ताव है ये। अब ऐसे में कितने सारे लोग होंगे, सभी का फोन लॉक कर दिया जाएगा। विवादित अगर है तो मेरे ख्याल से उसके पीछे काफी अहम पहलू है, डेटा सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा एंगल है। पूरा प्रस्ताव अगर आप हमें समझा सके सर। मुझे लगता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक फूलिश मूव है, एक एब्सोल्युटली फूलिश। यानी एक आदमी पैसे नहीं दे रहा है तो उसके फोन लॉक करने से आपको क्या मिलने वाला है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अगर उसकी फोन को आप लॉक करेंगे तो क्या वो किसी और का फोन इस्तेमाल करके अपना कारोबार नहीं चला सकता? लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब स्पैम कॉल्स आते हैं आपको, मुझे, जब मार्केटिंग कॉल्स आते हैं, इस टाइम कितनी जो प्रक्रिया चल रही है टीआरएआई की, उसमें वो लोग फोन लॉक करने का या कुछ सर्विसेज निकालने का, इसके बारे में सोच सोच कर थक गए हैं और ये थके हुए फॉर्मूले को अब रिजर्व बैंक उठा रही है। तो मुझे लगता है कि इट इज लीगली ऑल्सो रॉन्ग कि मुझे पैसे आपको देने हैं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप मेरा वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कट करें। टुडे मोबाइल फोन इज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बिना मोस्ट पीपल विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि देखिए नेट बैंकिंग सब करते हैं,
बाजार में आप जाते हैं तो वॉलेट से पेमेंट करते हैं, आपके इनकमिंग पेमेंट्स पे आते हैं तो आपको एसएमएस आता है कि आपको भाई इतने पैसे आपके ज्वाइन हो गए, इतने पैसे आपके निकल गए। तो इन सब चीजों को आप अगर मुझे रोक रहे हो तो यू आर इम्पिंजिंग, यानी आप मेरे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अधिकारों के ऊपर आप हाथ डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। फ्रॉम ए कंज्यूमर व्यू पॉइंट मुझे एक ही शब्द यूज करना है जो मैंने पहले कहा था, इट इज फूलिश। सुधीर, आपका क्या पहलू यहाँ पर बनता है? क्योंकि मामला तो ये है कि लोगों के ऊपर जो है स्मॉल टिकट साइज बाइंग को लेकर जो कर्ज है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत लोग रहें और अपनी आर्थिक जिंदगी में बहुत ज्यादा कर्जदार ना बन जाएं। अब मंशा तो अच्छी है, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं वो जो रास्ता पकड़ रहे हैं वो विवादित हो रहा है। जो मनोहर सर ने भी कहा कि थोड़ा सा फुलिश उनको लगता है कि आरबीआई का ये प्रस्ताव है, लेकिन लीगली अगर मैं समझना चाहूं तो ये किस तरह से इसका पैच जो है वो मुसीबत में डाल सकता है ग्राहक को, और बहुत आसान भी नहीं होगा इसको लागू करना रेगुलेटर की तरफ से। ये दोनों पहलू जरा हमको समझाइए लीगली, सुधीर। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। पहली बार सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत एक नोबल स्टेप आरबीआई ने उठाया है और यह उठाने के कदम में प्रोसेस में। लेकिन इसमें जो कामत जी कह रहे हैं, मनोहर कामत जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। पहला, अगर आपको सिर्फ रिकवरी बढ़ानी है लोन की, तो जो लोग कार पे लोन ले रहे हैं उनको आप उनकी कार सीज क्यों नहीं करते? जो घरों पे लोन ले रहे हैं, अगर वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, क्या आप उनके घरों को सीज करोगे? ये प्रोसेस नहीं है। दूसरी बात ये है, जो लोन दिए जा रहे हैं, जो छोटे टिकट वॉल्यूम साइज के हैं, जो 1 लाख से कम बताए जा रहे हैं कि उनमें लोन में डिफॉल्ट बहुत ज्यादा है। पहली बात ये है कि उनमें लोन देने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एजेंसीज लोन दे रही हैं वो क्या उठा रही हैं, हो सकता है उनके जो लोन बांटने का तरीका वो गलत हो। उसको ठीक कर, पहले सबसे पहले उनको ठीक किया जाना चाहिए, ताकि कम से कम आपका जो प्रोसेस है वो इनएक्ट रहे, वो सॉलिड रहे, और आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि जिसको आप लोन दे रहे हो वो रीपे की कैपेसिटी में है या नहीं है, और आप नीडफुल व्यक्ति को लोन दे रहे हो या सिर्फ ऐसे व्यक्ति को जो लोन दे रहे हो जो सिर्फ मतलब एक पर्टिकुलर सोसाइटी में शोशोबाजी के लिए कोई चीज, एक डिवाइस ले रहा है या कोई एक लैपटॉप ले रहा है या कुछ भी ले रहा है, और उसकी रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है। और दूसरी तीसरी चीज इसमें ये आ जाती है मेजर, विच इज अ डाटा प्रोटेक्शन। अभी हाल ही में हमारी पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है, डीपीडी एक्ट, जिसमें डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर पूरा उन्होंने बताया। अब जब भी आप फोन में इस तरह का कोई भी चीज एक्सेस करोगे कि उस फोन को रिमोटली आप लॉक कर पाए, उसके लिए आपको डिवाइस की सारी परमिशंस की जरूरत पड़ेगी। और एक्ट सेज कि आपको कंसेंट चाहिए, और वो कंसेंट विड्रॉ किया जा सकता है। अगर मेरा कंसेंट कहीं पे है तो आई हैव शुड हैव ऑप्शन टू विड्रॉ माय कंसेंट एज वेल। सो वो आप कैसे पूरा करोगे? आप एक कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते किसी भी हाल में, कंडीशन में। तो ये आरबीआई का जो नियम कानून है वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे एसी में बैठ के बिना सोचे समझे लोगों ने फैसला लिया है, और इसमें कोई अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि फ्रूटफुल होता हुआ हाल फिलहाल में, अनटिल अनलेस पूरा एक फ्रेमवर्क जब तक नहीं आ जाता है जिसको हम देख के बता पाए कि क्या है, कैसे है और क्यों है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि आरबीआई बहुत ही सिंगल माइंडेडली आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आवश्यकता उनको इसलिए लग रही है जो छोटे मूल्य के जो क्रेडिट लेने वाले ग्राहक हैं उनकी तादाद जो है, संख्या जो है बढ़ रही है और उनका डिफॉल्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वन ट्रैक यहाँ पर जो प्रपोजल फिलहाल सामने आया है वो एक ही तरीके का पर्पस सॉल्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी फिलहाल केवल कागजी है, उसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। अभिषेक, अब क्योंकि मेरे ख्याल से डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूरे प्रपोजल में, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम अगर लोगों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो केवल वो फोन की ईएमआई नहीं देने पर फोन लॉक करने से नहीं आ जाएगा। हम एक बहुत गहरी सोच, मानसिकता, आदत की बात कर रहे हैं, लेकिन डेटा प्राइवेसी का मुद्दा बहुत ज्यादा जटिल है और कठिन है। अभिषेक, एक तो मुझे बताइए कि ये होगा कैसे, ठीक है? कैसे जो है ऑपरेटर्स आपका फोन लॉक कर देंगे, ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल होगा, और उसके बाद मेरे अधिकारों का क्या होगा, मेरी प्राइवेसी का क्या होगा? अभिषेक।
देखिए कविता जी, यहाँ पे जैसा अभी ये पता नहीं कभी तक ये लागू होगा, लेकिन अभी अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझे तो अगर आप क्रेडिट कार्ड पे अगर आप कोई फ़ोन को लेते हो, तब आपके साथ ऐसा इशू बाद में फ्यूचर में हो सकता है कि अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट पे करना भूल गए या किसी भी रीज़न से वो इंस्टॉलमेंट नहीं गई, तब रिमोटली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप उस फ़ोन की ईएमआई पे कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बजाज फाइनेंस या फिर कोई भी बैंक के थ्रू, देन उनके पास एक रिमोटली ऑप्शन होगा, वो फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर, सिंपल लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, जिससे अगर उनको लगा कि फ़ोन की एक इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, तो फ़ोन को लॉक कर दिया जाए। अब उसके बाद में आप ना ही फ़ोन पे कॉल कर पाओगे, ना ही बैंकिंग ऐप्स को यूज़ कर पाओगे, तो टेक्निकली आपका फ़ोन एक ब्रिक बन चुका होगा। लेकिन अगेन जैसा अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि काफ़ी ज़्यादा जटिल होने वाला है फ्रेमवर्क अगर बनता है तो, और इसका कुछ ख़ास, क्योंकि 1 लाख से जो छोटे लोन्स हैं, जो छोटे टिकट वॉल्यूम वाले लोन्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी लगती है इसको लागू करने में। चलिए, आप कह रहे हैं परेशानी लग सकती है, लेकिन अभिषेक एक और चीज़ कही गई है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेसी के उल्लंघन होने का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये भी कहा जा रहा है कि इस कोड में ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा हो, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा हो, इसका विशेष ध्यान भी रखा जाए। लॉकिंग प्रक्रिया से किसी भी प्रकार की डेटा चोरी ना हो या कोई असुरक्षित स्थिति ना हो, ये इंश्योर हुआ किया जा सकता है क्या अभिषेक? ये मेरे ख्याल से इंश्योर करना, क्योंकि अगेन बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट में ये न फ़ोन्स आएँगे या फिर नंबर्स आएँगे, हाँ, जो यूज़र्स ईएमआई पे डिवाइस लेंगे। तो एग्जैक्टली। उसके हिसाब से इतना बड़ा और जटिल फ्रेमवर्क बनाना, मुझे तो लगता है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा यूज़र्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। सुधीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सुधीर बोलिए। हाँ जी, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ एक बात कि देखिए अगर क्योंकि मैं साइबर क्राइम के केसेस भी देखता हूँ, तो ये पूरी एक्ट जो है एक तरह से साइबर क्रिमिनल माइंडेड एक्ट है। बहुत सारी अनऑथराइज्ड लोन की एप्लीकेशंस होती थी पहले, जो प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे अवेलेबल थी। उनको आप डाउनलोड करते थे, वो आपको लोन देती थी। बदले में वो आपके पूरे डिवाइस के एक्सेस ले लेती थी, आपके सारे फोटोज़, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली वो अपने पास ले लेते थे। और जैसे ही आप लोन चुकाने में असमर्थ होते थे, वो आपके पर्सनल फोटोज़ और अनचाहे प्राइवेट पलों के जो फोटोज़ होते हैं, क्योंकि कैमरा कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली, वो फोटो ले लिए जाते थे और उनके नाम पे वो ब्लैकमेल करती थी। इट साउंड्स एग्जैक्टली लाइक द सेम कि जब आप डिवाइस में इस लेवल का कंट्रोल लेंगे कि आप रिमोटली लॉगिन कर पाएं और रिमोटली उसको लॉक कर पाएं, तो कोई कंपनी अगर इस चीज का मिसयूज करेगी, व्हाट विल बी द फ्रेमवर्क कि अगर वो इस बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ लॉकिंग, अगर वो आपके कैमरा को एक्सेस करती है, अगर वो आपके गैलरी को एक्सेस करती है, अगर वो आपके मैसेजेस को एक्सेस करती है, हु गोना कंट्रोल दैट? हु गोना सी कि व्हाट इज द लक्ष्मण रेखा जिसको क्रॉस नहीं करना है? ये सारी चीजें बिल्कुल उस फ्रेमवर्क पे डिसाइड होनी है। जब आरबीआई, आज की डेट में हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है कि आरबीआई उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा, बट everything need to be handled with care because यहाँ पे मोबाइल इज ट्रू पर्सनल डिवाइस टू हैंडल। लोग अपने मोबाइल के पासवर्ड नहीं देते हैं अपने यारों दोस्तों, अपने परिवार वालों को। तो उस सेंसिटिव डिवाइस को आप रिमोटली एक्सेस करना चाह रहे हो, तो उसके जो अंदर मैसेजेस हैं, उसके अंदर जो फोटोज हैं, उसके अंदर जो आपके प्राइवेट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, उनकी प्राइवेसी का कैसे होगा, कैसे हैंडल किया जाएगा? इट हैज टू बी हैंडल विद केयर। आज की इस चर्चा में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। जहाँ तक अधिकारों की बात है, और सुधीर ने भी काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया है कि आज फ़ोन जो है अभिन्न अंग है आपकी ज़िंदगी का। हमारा चलता फिरता बैंक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर देखिए, अगर आप यहाँ पर केवल एक ईएमआई का कंसर्न लेकर बैठे हैं, वो कंसर्न अपने आप में सही है, लेकिन उसको सॉल्व करने के बहुत सारे और तरीके भी किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये रास्ता अपनाते हैं तो यहाँ पर साइबर फ्रॉड्स के मामले आ जाएंगे, आपका डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा, वो एक मामला सामने आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि इससे भी ज्यादा बड़ी चीजें हो रही हैं देश में उपभोक्ताओं के साथ, उसका क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है? फाइनेंशियल फ्रॉड्स की हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों एक ईएमआई पर ईएमआई नहीं देने पर जो है उसका इतना बड़ा इशू बना रहे हैं और इस हद तक पहुंच गए कि लोगों के फोन ही लॉक कर दिए जाएंगे? मनोहर जी। हाँ जी, देखिए, जहां तक मेरी समझ है इस लॉ का, जो प्रपोजल है इसमें कहा है कि सिर्फ आपका फोन लॉक होएगा, आपके फोन से डेटा या मटेरियल निकाला जाएगा, इसके बारे में उसमें जरा भी कोई शब्द नहीं है।
जो फोन जितना लॉक मैंने होगा, पढ़ा है, लेकिन जो क्योंकि फोन मैंने लॉक पूरा होगा डिटेल सर, प्रपोजल तो देखा नहीं है, तो लेकिन फोन जो लॉक न्यूज़पेपर होगा में आया यानी वो मैं कह एक्सेस रहा हूँ। किसी के पास है ना मनोहर सर, फोन लॉक होगा तो एक्सेस किसी के पास है ना। मेरे ख्याल से सुधीर अभिषेक थोड़ा सा इस पर विस्तार से बता पाएंगे। सुधीर, कैसे होगा ये, एक्सेस किसी के पास होगा नहीं, मेरा फोन मैंने लॉक तो करने का? बेसिकली देखा है कि आज अगर मनोहर आपका जी, फोन ईएमआई का नंबर के हिसाब से चोरी हो जाता है, हाँ तो आप ईएमआई नंबर अगर वो साइबर क्राइम वाले को देते हैं, तो वो फोन को लॉक कर सकते हैं, दैट फोन बिकम्स यूजलेस। तो इसलिए वो कहते हैं कि दैट इज द, यू प्लीज नोट डाउन योर ईएमआई नंबर। वो ईएमआई नंबर जब तक आपके पास लिखा नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से जो प्रपोजल मैंने आज न्यूज़पेपर पे पढ़ा, मैंने पूरा उनका वो रेगुलेशन या वो पूरा उनका जो नोटिफिकेशन है वो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ जो आज मैंने पढ़ा कि आपका फोन सिर्फ लॉक हो जाएगा। लॉक यानी बंद पड़ जाएगा। इट विल नॉट ओपन योर फोन टू अदर पीपल फॉर एक्सेस, ऐसे मुझे लगता है। और नहीं, थोड़ा सा जैसे इसका मैंने पहले टेक्निकल ही पेज कहा, है, आई एम श्योर टेक्निकल पेज है, बिकॉज किसी के पास अगर इतना बड़ा हक है कि वो हमारा फोन लॉक कर सके, आराम से हमारे फोन में से डेटा निकाल कर जा सकता है। सुधीर, समझाइए। देखिए फोन में नहीं मैडम, फोन वो में उतना फोन में आसान सिर्फ नहीं एक है। एप्लीकेशन की जरूरत है। फोन हाँ में आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन डालने की जरूरत है। ओके जिस एप्लीकेशन के डेवलपर को सिर्फ एक लाइन लिखने की जरूरत है, आई एम आस्किंग फॉर दिस परमिशन, दिस। आपको हाँ गैलरी की परमिशन मिल जाएगी, आपको कॉल लॉग की परमिशन मिल जाएगी, आपको एसएमएस की परमिशन मिल जाएगी, आपको जिस भी डिवाइस में जो भी एप्लीकेशन की परमिशन चाहिए वो सारी मिल जाएगी। डेफिनेटली आईफोन में थोड़ी कम परमिशन मिलती है प्राइवेसी कंसर्न्स के कारण। जो मनोहर कामत जी कह रहे हैं वो भी ठीक बात है कि अगर आप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं अपना फोन खो जाने की, तो आईएमआई के थ्रू वो बंद कर देते हैं, आईएमआई ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, विच इज राइट। बट अगेन उस मैटर में ट्राई के पास परमिशन है, ट्राई के पास एक्सेस है हाँ कि वो थ्रू आउट टेलीकॉम उस मोबाइल को बंद कर पाए। लेकिन यहाँ पे क्या आरबीआई, ट्राई और इतनी सारी एजेंसी को मिला के सिर्फ एक लोन की छोटी सी समस्या को सोल्व करने के लिए तैयार है, जबकि एग्जैक्टली देश में साइबर क्राइम के कारण हम हर साल हर 2 से साल 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेल रहे हैं। सही बात है। वो आरबीआई रिजोल्व नहीं करना चाह रहा है, वो ट्राई रिजोल्व नहीं करना चाह रहे। हर दिन किसी ना किसी के पास फोन आता है रैंडमली कि हाँ हम हाँ आपके अकाउंट में गलत पैसे भेज दिए, आप मुझे वापस भेज दीजिए, स्कैम कर रहे हैं लोग। हाँ उनके लिए रिजोल्व आरबीआई इतना तत्पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तत्पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप सही कह रहे हैं। और दूसरा एक और चीज जो समझ में आ रही है, क्या ऐसे भी हो सकता है सुधीर कि जब आप फोन खरीद रहे हो तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में ये बात आए कि अगर आप ईएमआई नहीं भरेंगे तो आपका फोन लॉक हो जाएगा, तो आपको सहमति भी देनी पड़ेगी उसकी, तो ऐसा भी कुछ होगा सुधीर? देखिए सहमति होगी, हाँ मैं उसमें पूरी तरह सहमत हूँ कि वहां पे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होगा, और डॉक्यूमेंटेशन के साथ मोबाइल में एप्लीकेशन भी होगी जिसमें सारी एक्सेस होगा ताकि वो रिमोटली कंपनी लॉक कर पाए। लेकिन मेरा कंसर्न फिर से वही आ जाता है, हमारी पार्लियामेंट ने डीपीडी एक्ट बनाया है जिसमें हमारी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डाटा प्रोटेक्शन का पूरा एक्ट है 2003 का। अब उसमें कंसेंट को देने के और कंसेंट को विड्रॉ करने की प्रोविजंस हैं। अगर मैंने कंसेंट दे दिया थ्रू साइनिंग और मैं ले लिया, व्हाट विल बी द प्रोसेस टू कंसेंट को विड्रॉ करने का ऑप्शन? देयर हैज टू बी सम फ्रेमवर्क। और जो डाटा प्राइवेसी के एक्ट्स हैं, जितनी भी डाटा वहां पे आप हैंडल कर रहे हैं, जो डिवाइस के थ्रू आप लेंगे, हु विल रेगुलेट कि बॉस वो उतनी ही परमिशन ले रहे हैं जितनी जरूरत है। क्या आप गैलरी की परमिशन ले रहे हैं बिना बताए? आरबीआई क्या इसको गवर्न करेगा कि अगर कोई एप्लीकेशन बिना परमिशन के, बिना आरबीआई की परमिशन के आपकी गैलरी के सारे फोटो अपने पास क्लाउड में रख रहा है, तो हु गोना गवर्न दैट? सही बात है। क्या आरबीआई एक I4C नाम की अलग एजेंसी अपने आप में बना रही है साइबर क्राइम की, कि हम आरबीआई के एक्स्ट्रा हम साइबर क्राइम का खुद देखेंगे कि कौन हमारे प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है? इट इज अगेन वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अभी बहुत कम लेवल पे आई है, जब डिटेल में आएगी डेफिनेटली वी कैन डिस्कस इट लेटर। लेकिन अभिषेक, अब अभिषेक, लोग जो है वो कैसे इसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ नया जुगाड़ कर लेंगे, ये भी तो हो सकता है ना, बताइए क्या कुछ किया जा सकता है? जुगाड़ तो एक्चुअली काफी सारे हो सकते हैं। इनफैक्ट काफी लोग, बहुत सारे आईफोन चोरी होते रहते हैं, बिल्कुल। लॉक भी रहते हैं, हाँ। तो कई सारे लोग उसको, जो बहुत ही एक्सपर्ट लेवल के जो चोर होते हैं, वो काफी आसानी से उन आईफोन्स को भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर, लेकिन मैं अगर इसको ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर कोई अगर फोन ईएमआई पे ले रहा है, तो उसमें से ज्यादा करके नॉर्मल कंज्यूमर आप जैसे या हमारे जैसे ही होंगे, तो उनके पास उतना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा फोन को अनलॉक करने का, अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको वो ईएमआई वापस पे करनी पड़े आपको फोन अनलॉक करने के लिए। नहीं, आप बिल्कुल सही इसमें कह मेरा रहे एक वर्जन है। जी, बताइए जी। देखिए एक अल्टरनेटिव इसका मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्रिमिनल केस देखते हैं हम, किसी ने ईएमआई पे लिया 1 लाख का आईफोन,
उन्होंने आईफोन लेने के साथ ईएमआई डिसाइड कर लिया कि मैं ईएमआई नहीं दूंगा उसकी, और उन्होंने खोल के फोन को उसकी डिस्प्ले अलग बेच दी, उसके और डिवाइसेस जितने भी है, कैमराज एंड बैटरीज एंड अदर पार्ट, वो सारे अलग अलग मार्केट में बेच दिए, ओपन मार्केट में। उसको 1 लाख के डिवाइस के 80,000 रुपए मिल गए, 20,000 रुपए का उसको नुकसान हो गया। लेकिन उसने 1 लाख की ईएमआई नहीं भरनी है, इसको कैसे स्टॉप करोगे आप? रिमोटली कैसे ब्लॉक करोगे इसको आप? एग्जैक्टली। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर ख़ास तौर से अगर हम स्पेसिफ़िक आईफ़ोन के बारे में बात करें, तो एप्पल एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये आईफ़ोन है और इसकी डिस्प्ले क्रैक हो जाती है या फिर डिस्प्ले में कुछ इश्यू आता है, तो मैं एग्ज़ैक्टली सेम मॉडल का आईफ़ोन का दूसरा डिस्प्ले इसमें स्वैप नहीं कर सकता, क्योंकि एप्पल अपने सारे कंपोनेंट्स में एक अलग से चिप भी डालता है। तो इस आईफ़ोन का डिस्प्ले सिर्फ इसी आईफ़ोन पे ही चलेगा। लेकिन बाकी नहीं, के ब्रांड्स डेफिनेटली एग्री, बट हाँ, आईफोन हैज अ 6% मार्केट शेयर। यस, बाकी और जो एग्ज़ैक्टली। 94% है वो उनके लिए एंड्रॉइड के मुश्किल हो पास है, और सकता ये है। बड़ी हाँ, आसानी से वर्क अराउंड है। मेरे तो ख्याल मेरा मेरा मोटिव कहने का सिर्फ ये है जी। कि आरबीआई को इस तरफ डायरेक्शन में देखना चाहिए, कंज्यूमर हाँ, को प्रोटेक्ट कैसे करना है। बिल्कुल आज की सही। डेट में जब साइबर क्राइम आपके साथ हो, अकाउंट फ्रीज होते हैं, तो बैंक डिटेल नहीं दे रहे हैं। आरबीआई को हाँ, इस डायरेक्शन में सोचना हाँ, चाहिए कि वो डिटेल कैसे हाँ, मिलेगी। आरबीआई इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं नहीं, हम एक अलग फ्रेमवर्क बनाएंगे। आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ अ न्यू कंपनी व्हिच इज स्टार्टिंग। तो हाँ। आरबीआई को बहुत काम है जो उसको करने हैं, और मतलब फालतू के कामों की बजाय मेरे हिसाब से कई चीजें हैं जो वो कर सकती है। चलिए, मनोहर सर, आप सुन रहे हैं दोनों की बातें, मेरे ख्याल से बताइएगा। अब यहाँ पर विवादित है प्रस्ताव, और मेरे ख्याल से इसको लेकर तमाम स्टेक होल्डर से भी बातचीत हो ही रही है। लागू करने के पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा, डेटा प्राइवेसी हो, और एक ओवरऑल फाइनेंशियल बिहेवियर को लेकर भी सवाल है, क्योंकि केवल फोन तो नहीं खरीदते हैं लोग। अगर 1 लाख रुपए से कम की खरीदारी की हम बात कर रहे हैं, जहां पे डिफॉल्ट हो रहे हैं, उसमें केवल फोन थोड़ी आते हैं, उसमें तो बहुत सारी चीजें आती हैं ना। फिर वाइट गुड्स भी आते हैं बहुत सारे, वो भी लोग ईएमआई पे लेते हैं। अब तो जीएसटी की रेट कट भी हो गई है, उसकी भी टैक्स स्लैब्स बदल गई हैं, तो अब तो जमकर खरीदारी होगी। और एक और डेटा कह रहा है कि हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स जो है वो कई सालों के लो पर चली गई है, तो बचत तो वैसे भी लोग नहीं कर रहे हैं। बाय नाउ पे लेटर जैसे एक क्लिक पे आपको आजकल लोन मिल जाते हैं, तमाम तरह के फाइनेंशियल ऑफर्स मिलते हैं, 0% ईएमआई, तो लोग उसका फायदा उठाने ही वाले हैं। अब वो बात अलग है कि आपके संज्ञान में हो कि रीपेमेंट स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन वार केवल फोन की ईएमआई पर क्यों? देखिए, सबसे ये इम्पोर्टेंट इसमें क्या बात है कि इन लोगों को जो भी करते हैं सोच समझ कर करना चाहिए। सही बात। डोंट अंडर एस्टिमेट इंडियन इनोवेटिवनेस। हाँ, आप अगर मेरे फोन को ब्लॉक करते हो या उसको जो भी करना है कर लेते हो, तो मैं एक बैकअप फोन कर सकता हूँ, मैं नया फोन खरीद ले कर सकता हूँ। तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स करने में कि भाई मेरा फोन आप ब्लॉक करते हो, अच्छा मेरा फोन ब्लॉक करने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा लोन माफ हो गया। वो लोन के पीछे तो आप पड़े ही रहेंगे मेरे पीछे। तो ये और एक कार्रवाई हो गई। मान लो मेरे फोन में ब्लॉक करते वक्त आपने कोई ऐसी चीजें भी ब्लॉक की, और आई नीडेड इन इमरजेंसी टू फोन माय रिलेटिव्स और समथिंग लाइक दैट, और आई हैव टू फोन अ हॉस्पिटल। तो अगर वो होगा तो मैं आपके ऊपर उसकी सिविल लायबिलिटी आपके ऊपर डाल दूंगा। मैं कहूंगा कि आपने मेरा फोन ब्लॉक किया, इसलिए मेरा भाई का कंडीशन सीरियस हो गया। तो सवाल ये उठता है कि कितना आप इसको यूज करेंगे। ये दिस इज नॉट द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। ये इन्होंने जो, जैसे मैंने कहा बिगिनिंग में, ये ठीक तरीका नहीं है। ये ओनली फोन के ऊपर साइबर क्राइम वगैरह होता है, इसके लिए लागू हो सकता है, लेकिन सब लोन्स के लिए, इवन फोन के लोन्स के लिए भी इसको यूज करना, फाइनेंशियल और टेलीकॉम, इसका मेल मिलाप करना, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल किसी ने बड़ा गलत किया है। और एनीवे अभी जैसे आपने कहा स्टेक होल्डर्स कुछ ना कुछ तो जवाब दे ही देंगे। जब ये जवाब मिलेगा तब हम भी हमारा पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करेंगे। मुझे नहीं लगता ये पास हो जाएगा। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मुझे नहीं लगता कि इसको परमिशन दे देगा, क्योंकि हजारों लाखों फोन अगर बंद पड़ने लगे तो टेलीकॉम वालों का भी रेवेन्यू कम होगा, पूरे सिस्टम के लिए परेशानी होगी। तो इट विल हर्ट द इकोनॉमी वेरी बैडली।
नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो भी उस समय जब हम चाह रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़े, डिमांड यहाँ पर जो है वो अच्छे से निकल कर आए, लोग खरीदारी करें जमकर। और अभी तो खैर प्रस्ताव है और बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा भी होगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो आने वाले भविष्य में अगर ये जस का तस लागू हो जाता है तब क्या दिक्कतें होंगी वो भी हमारे सामने है, तो उनसे भी निपटना होगा अगर इस प्रस्ताव को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। बहरहाल समय मेरा समाप्त हुआ आज की इस चर्चा में। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंथन किया आपने, चर्चा की, दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। और मोटी बात यह है कि भैया लोन ले रहे हैं तो उसको चुकाने के बारे में पहले सोच लीजिए, तो इस झंझट में आप पड़ेंगे ही नहीं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शिरकत की और आज हमसे बातचीत की। और सभी दर्शकों को भी यही कहना चाहेंगे कि त्योहारी सीजन आ रहा है, आपकी लंबी फहरिस्त है खरीदारी की, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन इस कर्ज के जंजाल में, इसके जाल में आप कम ही फंसे तो बेहतर होगा। थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल बिहेवियर, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचिए। निवेश नहीं कर पा रहे तो कम से कम बचत तो अच्छी सी कर लीजिए और कर्ज से दूर रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।